नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम कल पढ़ रहे थे सूर्य तप और इस टॉपिक को कल हमने शुरू किया था सूर्य तप को। इसकी एक क्लास हो चुकी है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सूर्य तप इंसोलेशन होता क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से कौन सी तरंगों के रूप में आता है, लघु तरंगों के रूप में। फिर हमने डिस्कस किया कि लघु तरंगे जो होती हैं उनका नियम क्या होता है, वेन का नियम क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या है, सूर्य की विकिरण जो आती है उनकी गति कितनी होती है, सौर स्थिरांक क्या है, ये सब डिस्कस हमने कल किए थे। तो कल की क्लास एक बार आप देख लें। आगे की क्लास आज शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये सब चर्चाएं हम करेंगे। आप एक बार जल्दी से लाइव जुड़े। पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में। चलो आप बताइए, सूर्य तप इंसोलेशन का मतलब होता है जो सन से जो तरंगे आती हैं, जो रेडिएशंस आती हैं हमारी पृथ्वी पे, और जो पृथ्वी पे पहुंचेंगी अर्थ पे, ये जो तरंगे पहुंचेंगी, इन तरंगों को कौन प्रभावित करेगा, इन सूर्य तप को कौन प्रभावित करेगा, इंसोलेशन को कौन प्रभावित करेगा, ये बात हम आज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे जो सूर्य तप को प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन है भी, वो है सूर्य की किरणों का नति कोण। नति और कोण एक ही बात होती है, लिख ही देते हैं अलग अलग। नति और कोण एक ही बात होती है। इसी को हम कहते हैं तिरछापन। तिरछापन ये हमारी भाषा का शब्द है, और इसी को कई बार आपतन कोण भी कह देते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण। तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है सूर्य की किरणों का नति कोण या तिरछापन। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जैसे ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, और इधर से ये आ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो आप देखिए यहां सूर्य का प्रकाश सीधा आ रहा है, सीधा, और यहां आ रहा है तिरछा। तिरछा आपको दो चीजें नोट करनी है। वो क्या क्या नोट करनी, एक तो जहां सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा, सीधा आएगा, वहां क्या होगा, एक बार आप थोड़ा सा इसको दोबारा से देखेंगे। ये आपकी सूर्य की तरंगे आ रही हैं। ओके, अब आप एक दो चीजें देखोगे। एक तो सूर्य से इस पृथ्वी तक जो ये तरंग सीधी आई, सीधी, ये सीधी आई, सीधी जो तरंग आई उसको क्या करनी पड़ी, कम दूरी तय करनी पड़ी। क्या दूरी तय करनी पड़ी, कम दूरी। और जो ये वाली विकिरण है तिरछी, इस तिरछी विकिरण को क्या करनी पड़ रही है, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। तो एक तो वायुमंडल में जितनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी उतना ही सूर्य तप कम हो जाएगा, और जितनी कम दूरी तय करनी पड़ेगी उतना सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा। तो सूर्य तप जब भी हम वर्ड यूज करेंगे तो इंसोलेशन आई यूज करेंगे। इसका मतलब इधर आई क्या होगा, इंसोलेशन प्लस, और इधर आई क्या होगा, माइनस। माइनस कम, यहां आई कम होगा, इंसोलेशन कम होगा, और यहां इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होगा। सही बात है।
दूसरी बात आप और देखें तो आपको एक बात का और पता चलेगा, इस सूर्य की विकिरण ने कम धरातल को घेरा, मतलब कम एरिया को घेरा। यहां जितना सूर्य का प्रकाश आ रहा था उसने कम एरिया को घेरा, तो कम एरिया को ज्यादा सूर्य तब प्राप्त हुआ। और इसने देखो ये यहां से लेके यहां तक इतने धरातल को संपर्क में आ रही है, तो यहां क्षेत्रफल ज्यादा घेर रही है। अब वही सूर्य की विकिरण कम क्षेत्र को मिलेगी तो ज्यादा मिलेगी। 2 लड्डू हैं, एक बच्चे को मिले तो 2 ही मिले, और 2 लड्डू और 10 बच्चों को मिले तो कम मिले। तो वही बात है, सूर्य की विकिरण तो उतनी है, ये ज्यादा दूरी ज्यादा क्षेत्रफल को घेर रही है, तो यहां कम प्राप्त होगा और यहां ज्यादा प्राप्त होगा। 2 चीजें आपको देखनी। ये सब बातें मैं इतनी छोटी छोटी बातें इतनी जोर लगा के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे जब कथन कारण वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक एक बात का पता होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए। ओके, पहली बात देखिए, पृथ्वी गोल है, अतः सूर्य की किरणें सभी स्थानों पर समान कोण नहीं बनाती हैं, समान कोण नहीं बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, समान कोण नहीं बनाती हैं। मान लो क्यों लिखा हमने, क्योंकि कोई जरूरी नहीं सूर्य विषुवत रेखा पे ही सीधा चमके। सूर्य तो कर्क रेखा पे भी सीधा चमक सकता है, सूर्य तो मकर रेखा पे भी सीधा चमक सकता है। आपको पता है समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक होता है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति होती है। मान लो सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो भूमध्य रेखा पर अधिक सूर्यतप प्राप्त होगा, अधिक सूर्यतप प्राप्त होगा। अब आपको इसका रीजन बताता हूं। सीधी विकिरण यदि विकिरण सीधी होगी तो उसको क्या करनी पड़ेगी, वायुमंडल में कम दूरी तय करेगी तथा सौर विकिरण पुंज, ये वर्ड आपको आने चाहिए, सौर विकिरण पुंज, ये सूर्य की किरणों का पुंज जो है सौर विकिरण पुंज, कम क्षेत्रफल को कवर करेगा या घेरेगा, कवर करेगा, अतः अधिक सूर्यतप प्राप्त होगा, ओके, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए इसमें, तिरछी विकिरण, यदि विकिरण तिरछी हो तो क्या होगा, वायुमंडल में अधिक दूरी तय करेगी तथा सौर विकिरण पुंज अधिक क्षेत्रफल को कवर करेगी, अतः कम सूर्यतप प्राप्त होगा। ये आपकी बात थी, एक बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब सर कहां कितना प्राप्त होगा,
ये भी बात होनी चाहिए, डाटा की बात भी करें तो आपको पता रहनी चाहिए भूमध्य रेखा पर सूर्य तप प्राप्त हुआ, जितना भी हुआ उसको हम 100% मान लें। तो आपको पता रहना चाहिए ध्रुवों पर सूर्य तप प्राप्त होगा 42%। 42% इतना आपके कम प्राप्त होगा ध्रुवों पर। सिर्फ ये सूर्य की किरणों के तिरछापन का कारण है। आपको इस बात का पता रहना चाहिए ये आपकी पृथ्वी है, ये ऐसे झुकी हुई होती है और अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग हमने कहा सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। तो आप ध्रुवों की बात करो, इस समय तो दक्षिणी ध्रुव पे तो सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो यहां जितना सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है उसको 100% मान ले, तो ध्रुवों पर 42% प्राप्त होता है, 42%। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाटा से संबंधित भी, दोनों तरफ से। ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो, लेकिन इस टॉपिक में बेटा इन चीज़ों की शायद रिक्वायरमेंट है नहीं। कल से आपको जैसे हमारे गूगल वगैरह पे जो डायग्राम मिलते हैं वो डायग्राम उठा लेंगे। पीछे के टॉपिक में हमने उठाए भी थे, इस टॉपिक में शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये दोनों बातें आपकी ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी आप कह रहे हो कि सर मोटे अक्षर लिखें। मोटे अक्षर लिखने से दिक्कत यही रहती कि बोर्ड पे कम अक्षर आते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ओके, ये आपकी बात थी। 2 नंबर सूर्य तप को प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है? दिन की अवधि। अवधि। अब जैसे क्या होता है, ये वाला आपका पॉइंट है, इसको मैं जब समझा के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको हर बात आसान लगेगी। पहले क्वेश्चन पूछ के देखते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या मतलब रहता है। दिन की अवधि, एक क्वेश्चन आ गया, कथन ए, दिन की अवधि जितनी अधिक होती है सूर्य तप उतना ही अधिक प्राप्त होगा। ये आपका कथन है और फिर आपको दिया गया कारण आर, और कारण दिया ध्रुवों पर पृथ्वी पर दिन सबसे बड़ा होता है। आप लोग जो है जितने भी बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है वो सब लाइव क्लास अटेंड करो, तो आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस में साथ साथ करवाता चलूं। लेकिन आप लोग लाइव कम आते हो इसलिए मैं प्रैक्टिस कम कराता हूं। आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें। एक मैं आज एक बार टेक्निकल टीम से भी कहूंगा कि आपका कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना दे, ताकि उसमें आपसे डायरेक्ट जुड़ा रहूं, तो आपके कोई समस्या भी रहे तो आप सीधा क्वेश्चन पूछ सकें बाद में भी। ओके, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये बताइए। ये कथन और कारण वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इसका आंसर बताओ आप, क्या आंसर होने वाला है। दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तप उतना ही अधिक प्राप्त होगा। ये बात सही है या गलत है? तो आपको पता होना चाहिए बात सही है। बाकी स्थितियां, बाकी दशाएं यदि समान हो तो जितनी बड़ी दिन की अवधि होगी सूर्य तप उतना ही अधिक प्राप्त होगा। ये बात सही है। ध्रुवों पर पृथ्वी पर दिन सबसे बड़ा होता है, ये बात भी सही है साहब, ये बात भी सही है, दोनों सही है। लेकिन इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा अब इसमें, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु
सही व्याख्या नहीं करते। ए और आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करते। ये आपकी बात है, ये इसका उत्तर आएगा। अब चलो मान लो इसको ए और आर को बदल के देखें क्या हो। यही कथन आ जाए, कथन ए ध्रुवों पर दिन सबसे बड़ा होता है। अब ये बात तो सही है, आपको पता ही है। और कारण में आ जाए, कारण आर ध्रुवों पर सूर्यतप न्यूनतम प्राप्त होता है। ओके, अब क्या आएगा? अभी भी वही उत्तर आएगा बी, इसका भी वही बी आएगा। दोनों सही है दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं है। अब मान लो ये उल्टा हो जाए तो ये तो आपका हो कथन ए और ये आपका हो जाए कारण आर, तो क्या उत्तर आएगा? तो भी उत्तर बी आएगा, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्यतप न्यूनतम प्राप्त होता है, सही बात है। ध्रुवों पर दिन सबसे बड़ा होता है, ये बात भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ओके, अब कहोगे सर कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ये उत्तर कैसे आए? तो ये उत्तर तब आए जब ऐसे लिखा हो कि ध्रुवों पर सूर्यतप न्यूनतम प्राप्त होता है, ये तो कथन, और इसका कारण क्या हो? इसका कारण हो ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। अब की बार इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब ए आएगा, नहीं तो हर बार भी आएगा, दोनों बातें सही थी। दिन की अवधि, 2 नंबर पॉइंट है हमारा, दिन की अवधि। हाँ जी, यदि बाकी दशाएं समान हो, बाकी दशाएं समान हो तो दिन जितना बड़ा होगा सूर्यतप उतना ही अधिक प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल बता दो ऐसा जिससे आपकी ये बात क्लियर हो जाए, बताओ कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे ये बात क्लियर हो जाए। तो आप ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो, 21 जून को सूर्य भारत में सीधा चमकता है तथा दिन की अवधि, दिन की अवधि कितनी होती है? लगभग 14 घंटे होती है। दिन की अवधि लगभग 14 घंटे होती है। अतः भारत में सर्वाधिक सूर्यतप कब मिलेगा? 21 जून को मिलता है। अतः भारत में सर्वाधिक सूर्यतप 21 जून को मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको एक बात का और पता होना चाहिए, ये जब सेकंड ग्रेड वाले टॉपिक मैं आपको सेकंड ग्रेड में करवाऊंगा तो आपके इस कोर्स में डलवा दूंगा, आप एक बार उसको देख लेना, ये सारी चीजें वहां समझ में आती हैं। अक्षांश
दिन की अवधि, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। 0 डिग्री अक्षांश पे दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटा, 12 घंटे का दिन होता है। 30 डिग्री पे कितने का होता है? 30 डिग्री अक्षांश पे 13 घंटे, लगभग 13.5 घंटे का होता है, 36 मिनट। अब हम 36 मिनट न याद करके इतना भी याद कर सकते हैं कि 13.5 घंटे, ऐसा भी याद कर सकते हैं। 60 डिग्री पे, अब आप 60 पे 18.5 घंटे का होता है, 18.5 घंटे। मैं इसको ऐसा सीधा याद कर लेते हैं, 13.5 18.5, ओके। 70-80 डिग्री की बात करें हम तो 70 डिग्री पे 2 महीने का होता है लगभग, 70 डिग्री पे 2 माह का दिन होता है। अब आप कहोगे सर इसके बीच में हम यदि बात करें 66.5 डिग्री की तो वहां 24 घंटे का होता है। 66.5 डिग्री पे 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात होती है। 70 डिग्री पे 2 माह का होता है। 80 डिग्री पे 4 माह और 15 दिन का दिन होता है। और 90 डिग्री पे कितने का होता है? 90 डिग्री पे होता है 6 माह का। अरे तो ध्रुवों पे तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो फिर ये कह रहा है दिन जितना बड़ा होगा तो दिन तो सबसे बड़ा यहां है। तो आपको याद रखना है ध्रुवों पे दिन सबसे बड़ा होता है, परंतु ध्रुवों पे सूर्य तप न्यूनतम प्राप्त होता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं। वहां आपके पहले नंबर वाला पॉइंट लग जाता है। पहले नंबर वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि जितनी सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी उतना ही सूर्य तप क्या होगा? कम प्राप्त होगा। और इसीलिए हमने सीधा सीधा लिखा है कि ध्रुवों पे केवल 42 होता है, क्योंकि ध्रुवों पे सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। इसमें पहला काम लग रहा है। दिन की अवधि जब हमने लिखी तो मैंने पहली लाइन में एक बात लिखी है कि बाकी दशाएं समान हो, बाकी दशाएं पॉजिटिव होती हैं तो ये काम करती है, नहीं तो नहीं करती। तो ध्रुवों पे दिन की अवधि तो बड़ी है लेकिन सूर्य तप कम प्राप्त होता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार आप कमेंट करें। फिर तीसरी बात की ओर चलो, ये बात लिख भी देता हूं नोट डाल के। नोट, ध्रुवों पर दिन सबसे बड़ा होता है, दिन सबसे बड़ा होता है, परंतु सूर्य तप कम प्राप्त होता है क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं। और आपको पता होगा जितनी तिरछी पहुंचेंगी उतनी वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करेंगी और धरातल पे ज्यादा क्षेत्रफल को क्या करेंगी? कवर करेंगी, इसलिए सूर्य तप कम प्राप्त होगा। और एक जितनी सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी एल्बिडो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। एल्बिडो क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, 2 नंबर दिन की अवधि हमारी बात पूरी हो गई। 3 नंबर वायुमंडल की अवस्था। इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन आपको बहुत पजल्ड करेंगे। एक लिख देता हूं कथन। ए, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है
ये कथन है और कारण है भूमध्य रेखा पर आसमान साफ रहता है। बताओ क्या उत्तर आएगा? आप आंसर बताइए। अब क्या आएगा? ये बातें मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आए। एक तो आप ध्यान रखें, हमने एक सामान्य बात यहां ये कही थी। क्या कही थी? कि भूमध्य रेखा पे जो सूर्य तप प्राप्त होता है उसको हम 100% मान लें तो ध्रुवों पे 42 होता है। इसका मतलब आपने यदि ये सोच लिया अभी कि सर्वाधिक सूर्य तप भूमध्य रेखा पे प्राप्त होता है तो आपने गलत सोच लिया, क्योंकि अभी आपने सूर्य तप कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ा है। आपने पहले ही विचार बना लिया ये बात गलत है, ये बात जो है ये गलत है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप नहीं प्राप्त होता है, ये बात गलत है। और दूसरी ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर आसमान साफ रहता है, ये बात भी गलत है। ये दोनों ही गलत है। आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा, ए और आर दोनों असत्य हैं। ओके, ये दोनों गलत है। तो देखो अब आपका कथन, इसका एकदम सही जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? ऐनवर्ती अक्षांशों में सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। अब जिस बच्चे को यह नहीं पता ऐनवर्ती कौन से अक्षांश होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि 23.5 डिग्री के आसपास, 23.5 डिग्री के आसपास के जो अक्षांश होते हैं उनका नाम होता है ऐनवर्ती अक्षांश। तो आपको पता रहना चाहिए कि ऐनवर्ती अक्षांशों में सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। क्या यह बात सही है? कारण आर ऐनवर्ती क्षेत्रों में पवनों के अवतलन के कारण बादल नहीं बनते हैं तथा आकाश साफ रहता है। मान लो ये आपके आ गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ए का मतलब क्या होता है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपकी जो बात है ये किसकी है? किसकी बात है ये? इस वायुमंडल की अवस्था वाली बात है। ओके, और बताओ, बात समझ में आ गई क्या? चलो ये लिख देता हूं, वायुमंडल की अवस्था। 3 नंबर पॉइंट है वायुमंडल की अवस्था। जहां वायुमंडल या आकाश साफ रहता है वहां सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। जैसे ऐनवर्ती क्षेत्र,
जैसे ऐनवर्ती क्षेत्र, ये बात आपको याद रखना है, जहां धूल कण जल वाष्प व बादलों की अधिकता होती है, वह बादलों की अधिकता होती है, वहां कम सूर्य तप प्राप्त होता है। वहां कम सूर्य तप प्राप्त होता है, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अब नोट डाल के इस बात को बहुत क्लियरली आपको इस बात का पता होना चाहिए, मैंने दोनों बातें क्लियर कर दी। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, परंतु सर्वाधिक सूर्य तप नहीं प्राप्त होता है। सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर बादलों की अधिकता रहती है। ये क्वेश्चन कथन कारण में आपको 101% मिल जाता है, बहुत बार मिल जाता है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अगले कारक पे चले। 4 नंबर कारक क्या होता है? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, आपको पता होगा इस बात का भी। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, आप उसका आंसर बता दो। बहुत आसान बात है। पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है 21 जून को, 22 दिसंबर को, 3 जनवरी को और 4 जुलाई को। आप बताइए क्या आंसर आने वाला है? इसमें से क्या आंसर आने वाला है? जल्दी से बता दो। इक्कीस जून, 22 दिसंबर, 3 जनवरी और 4 जुलाई। इसका राइट आंसर है 3 जनवरी। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर 3 जनवरी को तो सर्दी होती है। अरे सर्दी भारत में होती है। और यहां सवाल क्या पूछा गया है? पृथ्वी को। हम जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। आपको इस बात से पता चलेगा, ये है सन, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो एक बार पृथ्वी जो है वो चली जाती है दूर, एक बार चली जाती है दूर, और एक बार पृथ्वी होती है नजदीक। ई का मतलब अर्थ। जब दूर जाती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर, और जब नजदीक होती तो दूरी होती 14.70 करोड़ किलोमीटर।
इस वाली स्थिति का नाम होता है अपशोर और इस वाली का नाम होता है उपशोर। ये आपकी होती है 3 जनवरी को और ये होती है 4 जुलाई को। यानी कि आपको एक बात का पता होना चाहिए, क्या इसको बोलते हैं एपी हीलियम और इसको बोलते हैं पेरी हीलियम। ये भी बात ध्यान में रखनी है। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। अब भाई आप सूर्य के नजदीक रहोगे तो सूर्य तब ज्यादा मिलेगा और दूर जाओगे तो कम मिलेगा। कॉमन सेंस से यहां पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर है, तो यहां सूर्य तब क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और कितना कम मिलेगा, 7 से 8% कम मिलेगा। क्या मिलेगा, सूर्य तप। और इस वाली स्थिति में 7 से 8% सूर्य तप क्या मिलेगा, ज्यादा, क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य के क्या है, नजदीक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आप इसीलिए मैं कहता हूं लाइव आया करो, लाइव जुड़ के साथ पढ़ा करो। 3 जनवरी जो होती है, आपके दिमाग में आ रहा है सर 3 जनवरी को तो सर्दी होती है। बेटा सर्दी केवल भारत में होती है। आप मुझे एक बात बताओ, आप जो बात बता रहे हो वो ये बता रहे हो कि 3 जनवरी यानी कि मतलब 22 दिसंबर, तो 3 जनवरी यही होगी। 3 जनवरी के आसपास सूर्य कहां होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यहां क्या होता है, सीधा चमकता है, यहां तिरछा चमकता है। तो यहां इंसोलेशन क्या प्राप्त होगा, ज्यादा, सॉरी कम। या इंसोलेशन क्या प्राप्त होगा, कम। सूर्य तप कम प्राप्त होगा और यहां इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होगा। तो इस बात से पृथ्वी के क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ। इधर देखो, ये शब्द क्या है, पृथ्वी की क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ। अरे ये भी क्या है, पृथ्वी, और ये भी क्या है, पृथ्वी। इससे पृथ्वी के कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब सूर्य यहां सीधा चमकेगा तो यहां सूर्य तब क्या मिलेगा, ज्यादा, और यहां क्या मिलेगा, कम। कम। इससे भी पृथ्वी के क्या फर्क पड़ा, ऊपर भी पृथ्वी है, नीचे भी पृथ्वी है। पृथ्वी के कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क किस पे पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा, दक्षिणी गोलार्ध में कम। और सवाल आता है पृथ्वी का। ओके, बात समझ में आई। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है और इसलिए 3 जनवरी को पृथ्वी पे 7 से 8% सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है। याद रखें, 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उससे 7 से 8% सर्दी कम पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय यानी 3 जनवरी के आसपास गर्मी होती है, इसलिए वहां जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7 से 8% गर्मी ज्यादा पड़ती है। मतलब 3 जनवरी को हमारे भारत में तो सर्दी हो गई, तो हमारे तो सर्दी पड़नी चाहिए थी, पृथ्वी चली गई सूर्य के नजदीक, तो सूर्य तब मिल गया ज्यादा, तो हमारे जितनी सर्दी पड़नी चाहिए थी उससे 7 से 8% कम पड़ी। और दक्षिणी गोलार्ध में अब भी गर्मी का समय है जनवरी में, और अब भी पृथ्वी सूर्य के नजदीक है, तो वहां जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उससे 7 से 8% ज्यादा पड़ गई। और इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों लगभग एक ही स्थिति में, भारत कर्क रेखा पे और ऑस्ट्रेलिया जो वो मकर रेखा पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भारत से ज्यादा गर्मी पड़ती है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में भारत से 15% ज्यादा गर्मी पड़ेगी, 15% ही सर्दी ज्यादा पड़ेगी। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। एक बार देख लो, आपको बात नहीं समझ में आई फिर बता दूंगा। हाँ, मैं लिख देता हूं, तब तक आप सोच लो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाती है। अतः
एक बार पृथ्वी सूर्य के नजदीक तथा एक बार दूर जाती है, जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सूर्य के निकट होती है, तो सूर्य तप सर्वाधिक और सर्वाधिक में भी आपको पता होना चाहिए सामान्य से 7 से 8% ज्यादा सर्वाधिक प्राप्त होता है। इस स्थिति को उपसौर आपको यह भी पता होना चाहिए, उपसौर को पेरीहीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहीलियम। ये स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है। पेरीहीलियम उपसौर कहते हैं। ओके। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अतः इस समय सूर्य तप न्यूनतम यानी सामान्य से 7 से 8% कम न्यूनतम प्राप्त होता है। सूर्य तप क्या होता है? न्यूनतम प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसमें एक बात और भी लिखूंगा जो मैं अभी बता रहा था, वो उपसौर के समय अब आपको पता होना चाहिए उपसौर होता कब है? 3 जनवरी को। उपसौर के समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अतः शीत ऋतु, अब सूर्य नजदीक है तो क्या होगा? कम होगी। शीत ऋतु कम कठोर या कम सर्दी, कम कठोर होगी। मतलब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कम होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के नजदीक है, तो 7 से 8% सूर्य तप ज्यादा मिल जाएगा। तथा दक्षिणी गोलार्ध यानी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी होती है। एक तो पृथ्वी सूर्य के नजदीक और ऊपर से गर्मी होती है, अतः गर्मी ज्यादा प्रचंड होती है। मतलब जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उससे ज्यादा पड़ती है। अब हमारे दोनों तरफ काम करती है। हमारे सर्दी होती तब सर्दी कम पड़ती है, और हमारे गर्मी होती है जून जुलाई में, तब पृथ्वी सूर्य के दूर होती है, तो हमारे जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7 से 8% कम पड़ती है। तो हमारे तो दोनों तरफ काम कर रही है। ओके, बात समझ में आ गई यहां तक की? अगले पॉइंट की ओर चले।
अगला है सौर कलंक। सौर कलंक, इसका भी क्वेश्चन पूछ लूं पहले आपसे। कथन ए, सौर कलंक फोटोस्फीयर में स्थित ठंडे एवं काले क्षेत्र हैं। सौर कलंक फोटोस्फीयर में स्थित ठंडे एवं काले क्षेत्र हैं। कारण आर, सौर कलंक जब पृथ्वी के सामने आते हैं तो सूर्यतप 3% अधिक प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला काम, आप दोनों चीजें देखो कि ये सही है, सही है। फोटोस्फीयर में होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल ठंडे होते हैं, काले होते हैं, बिल्कुल काले होते हैं। अब बच्चा क्या दिमाग लगाता है? नीचे वाली बात को लगाता है कि सौर कलंक जब पृथ्वी के सामने आते हैं तो सूर्य तब 3% ज्यादा प्राप्त होता है। सबको पता होता है कि 3% ज्यादा प्राप्त होता है। फिर वो दिमाग लगाता है कि 3% सूर्य तब ज्यादा प्राप्त होता है, तो फिर ठंडे क्षेत्र कहां हुए? ठंडे होते तो कम प्राप्त होता है। कि या तो ये गलत है या ये गलत है, जबकि है दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करते ये दोनों ही। ये दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। अब मान लो आप, कारण आपका हो जाता, सॉरी कथन आपके हो जाता कथन ए, ये सौर कलंक जब ये वाला सेम हो जाता, सेम, ओके, और आपका कारण आपसे ये दे दिया जाता, कारण आर, सौर कलंक की घटना के साथ साथ सौर ज्वाला की घटना घटित होती है, घटना घटित होती है, जिससे पृथ्वी पर सूर्यतप अधिक प्राप्त होता है, सूर्यतप अधिक प्राप्त होता है। यह आपकी बात है। अब देखो आप, अब की बार आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर क्या था? बी था इसमें, यह आंसर बी था। बी का मतलब कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। और इसमें आंसर क्या आएगा? ए, कारण भी सही है, दोनों सही है, और व्याख्या भी सही है। व्याख्या भी करता है, क्यों? क्योंकि यही तो बात है, ओरिजिनल बात यही कि सौर कलंक तो ठंडे क्षेत्र होते हैं, लेकिन जब सौर कलंक बनते हैं तो उसके साथ सौर ज्वाला की घटना घटित होती है, उस सौर ज्वाला के कारण पृथ्वी पे ज्यादा सूर्यतप प्राप्त होता है। तो ये आपके सौर कलंक के क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, सौर कलंक वाली बात पे चलते हैं। बार बार मैं इन पॉइंटों को इसलिए लिखता हूं कि हमारी मेन काम प्रैक्टिस करना ही है। अब आपको बाद में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो सोल्व भी कराएंगे, फिर और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा आप कमेंट वेंट जल्दी जल्दी करते रहा करो। ओके, सौर कलंक, पहली बात, सौर कलंक का एक चक्कर
11 वर्ष में पूर्ण होता है। मतलब 11 साल में शोर कलंक जो है वो अपने ही स्थान पे आ जाते हैं। अगली बात, शोर कलंक, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, शोर कलंक फोटोस्फीयर में स्थित काले एवं ठंडे क्षेत्र हैं, क्षेत्र होते हैं, याद रखना, काले एवं ठंडे क्षेत्र होते हैं। शोर कलंक ठंडा क्षेत्र होता है। ये आपका सूर्य की कोर परत होती है, कोर। इसके चारों ओर इस वाली का नाम होता है फोटोस्फीयर। इसके चारों ओर वायुमंडल की परत होती है, उसका नाम होता है क्रोमोस्फियर। और उसके चारों ओर एक परत होती है, उसका नाम होता है कोरोना। ये आपका क्या होता है? सूर्य। ये आपका सूर्य होता है। और इस सूर्य में यहां सौर कलंक होते हैं और इनके बीच में एक काला क्षेत्र होता है। ठीक है, उस काले क्षेत्र का नाम होता है अंबरा। इस काले वाले क्षेत्र का नाम होता है अंबरा, अंबरा नाम होता है। और इसके चारों ओर ये वाला जो भाग है इसका नाम होता है प्रेनुम्बा। इसका नाम होता है प्रेनुम्बा। और इस पूरे का नाम होता है सौर कलंक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सौर कलंक के अंदर स्थित काले भाग को क्या कहते हैं? अंबरा कहते हैं। उसके चारों ओर हल्के रंग का प्रदेश होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेनुम्बा, प्रेनुम्बा कहते हैं। यह भी आपको पता होनी चाहिए। प्रत्येक सौर कलंक के केंद्र में काला भाग होता है जिसे अंबरा कहते हैं, जिसे अंबरा कहते हैं। ओके, अंबरा के चारों ओर, अंबरा के चारों ओर हल्के रंग का चमकीला भाग होता है। हल्के रंग का चमकीला भाग होता है जिसे प्रेनुम्बा कहते हैं। प्रेनुम्बा कहते हैं। ओके, अगली बात, सौर कलंक की घटना के साथ, ये मैं आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूं। सौर कलंक की घटना के साथ साथ सौर ज्वाला, सौर ज्वाला, जैसे सौर कलंक बनते हैं उसके साथ ही एक और काम होता है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मैंने कथन कारण वाले क्वेश्चन में यह बात आई, उत्पत्ति होती है जिससे पृथ्वी पर 3% अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। कथन कारण वाले क्वेश्चन में यह चीज मैंने क्लियर भी की है। ये आपकी सौर कलंक की बात थी जो क्लियर हो गई।
कल मैंने बता दी थी सौरकलंक की खोज किसने की थी? सौरकलंक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने की थी। दूरबीन की खोज भी गैलीलियो ने की थी। ये आपकी बात हो गई। इसके बाद आपके एक कारक और आता है, भूमि का ढाल। भूमि का ढाल। आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो छोटी छोटी बातों को आपको पता रहना चाहिए कि क्या मामला, कहां से क्या क्वेश्चन उठ सकता है, किस प्रकार की बातें आपको आनी चाहिए। भूमि का ढाल, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो, कथन ए, हिमालय व आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है, अतः दक्षिणी ढलानों पर कृषि कार्य अधिक होता है। ये सब लिखा लिखाया भी हो सकता है, लेकिन पीपीटी में आपकी सारी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जब तक मैं लिख रहा होता हूं उस समय तक आपको सोचना होता है। आप 1 मिनट में सोच के आंसर दोगे, गलत दोगे। आप बातों को सोचना शुरू किया करो। फिर कारण आ गया, कारण आर उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम फैले पर्वतों का दक्षिणी ढाल सूर्य के सामने होता है। अब आप आंसर बताइए क्या होगा इसका। अब आप लोग तो इतनी बातें सोच ही नहीं पा रहे होगे शायद। जो बच्चा नया पहली बार तैयारी करना शुरू करता है उसको समस्या लगती है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये पृथ्वी है, ओके। ये इधर मान लो हिमालय पर्वत है, ऐसे। ये वाली ढाल दक्षिणी है, ये वाली ढाल उत्तरी है, ये उत्तरी ढाल है, और ये वाली दक्षिणी ढाल है। और सूर्य कहां रहना है? इधर। सूर्य कर्क रेखा से ऊपर तो जाना ही नहीं है। कर्क और मकर रेखा के आगे सूर्य जाना ही नहीं है। तो यहां हो चाहे यहां हो, कहीं पे भी हो, आप बताओ, इस वाले भाग, ये वाला भाग सामने होगा और वो वाला भाग विपरीत होगा, विपरीत उधर। कहने का मतलब ये है आपका हिमालय, और सूर्य सीधा चमक रहा है इधर। तो यहां सूर्य तप क्या मिलेगा? ज्यादा। और थोड़ा सा ऊंचा बना लेते हैं सूर्य को। मान लो यहां है, तो यहां सूर्य तप क्या मिलेगा? ज्यादा। अब मिलेगा इधर क्या? इधर सूर्य तप मिलेगा कम। यही बात मैंने यहां बताई है। आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएंगी बातें। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? भूमि का ढाल, इस वाली बात को आगे लिख देता हूं। भूमि का ढाल, हमने कहा जिस भाग का ढाल सूर्य के
सामने होता है, वहां सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा। ठीक है जी, अधिक प्राप्त होगा। जबकि विपरीत ढाल पर सूर्य तप कम प्राप्त होगा। जबकि विपरीत ढाल पर सूर्य तप कम प्राप्त होगा। ठीक है जी, अगली बात पे आ जाओ। उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम फैले पर्वत, तो पूर्व से पश्चिम फैले पर्वत जो होते हैं वो एक तो एटलस होता है, एक आल्प्स होता है, एक हिमालय होता है, एक आपका कुनलुन होता है। ये सब पर्वत पूर्व से पश्चिम फैले। पूर्व से पश्चिम फैले पर्वतों के दक्षिणी ढाल पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि दक्षिणी ढाल सूर्य के सामने होता है। सूर्य के सामने होता है। आप मुझे तो एक बात बता दो, आपके घर पे ये मकान बना है, ये मकान है, इसकी जो भी छत ऊपर है ऐसे ऐसे, जैसे ये गेट लगा है, ये गेट है पूर्व की ओर। तो आप ये बताओ, आपके घर की ये उत्तर वाली दीवार है, उत्तर वाली दीवार, उस पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा आएगा या दक्षिण वाली दीवार पे आएगा? तो कॉमन सेंस की बात है, दक्षिण वाली दीवार पे आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य दक्षिण में रहता है, तो हमारे जो दक्षिण वाली दीवार है उसके तो ऊपर सीधा आके चमकेगा, और उत्तर वाली दीवार पे तो छाया रहेगी। तो सेम बात पर्वतों पे लागू होती है। सेम बात पर्वतों पे लागू होती है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये आपके सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसको थोड़ा सीधी भाषा में समझोगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये है भूमि का ढाल और ये आपका है इधर सूर्य। इस वाले ढाल पे सूर्य तप ज्यादा मिलेगा, इस पे कम मिलेगा सूर्य तप, और इस पे ज्यादा। यही बात मैंने बताई है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सूर्य तप का वितरण। आज का हमारा ये लास्ट पॉइंट रहेगा, फिर हम कल फिर बात करेंगे सूर्य तप का वितरण। सामान्यतः भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा 100% से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप, ध्रुवों की ओर जाने पर तो ध्रुवों पे 42% सूर्य तप घटता है, परंतु सर्वाधिक सूर्य तप कहां मिलेगा? ऐनवर्ती
सर्वाधिक सूर्यतप एनवर्ती अक्षांशों में प्राप्त होता है। हाँ, वैसे क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक सूर्यतप कहां मिलता है? पूर्वी सहारा में। पूर्वी सहारा में मिलेगा। और कितना मिलेगा पूर्वी सहारा में? 220 केजी किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष। एक साल में 1 सेंटीमीटर में 220 केजी सूर्यतप प्राप्त होता है। हाँ, सूर्य केजी के आगे कैलोरी तो आएगा ही। कैलोरी तो मात्रक है ना। कैलोरी 220 केजी कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए, हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है 320 वाट प्रति वर्ग मीटर। ये वैसे तो आपका गलत है भाई, क्योंकि वोट जो होता है वो सूर्यतप मापने की इकाई ही नहीं होता। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। लेकिन ये लिखा किसमें है? एनसीईआरटी में, और 11th क्लास में लिखा है, तो और ज्यादा बड़ी बात हो गई। अब दोनों आपको याद रखना चाहिए। न्यूनतम सूर्यतप मिलेगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर कितना मिलता है? 70 केजी कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये सेम टू सेम आ जाएगा। और एनसीईआरटी में लिखा है 70 वाट प्रति वर्ग मीटर। अब हमारे तो ये भी नहीं बात समझ में आती कि एनसीईआरटी वालों ने 220 का तो 320 कर दिया और 70 केजी का 70 वाट ही लिख दिया। ये कौन सी बात हुई? ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है 11th क्लास में, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, आज के लिए बहुत। कल फिर मिलेंगे, तब हम आगे की बात करेंगे कि वायुमंडल की कौन सी क्रियाएं हैं जो सूर्यतप को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, और फिर तापमान क्या है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ये सब कारक हम कल डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही।